हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन की। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो आर्टिकल आज हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे एडिटोरियल में, जो जितना हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एक एशेज अभी एक सीरीज हुई है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये एडिटोरियल है और आजकल स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जा रहे हैं विभिन्न एग्जामों में, तो एशेज पे हम थोड़ा सा जानेंगे। और यहाँ पे आपका जो आर्टिकल आया हुआ है ना, इसमें से हम कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के एडिटोरियल्स की। देखिए एशेज सीरीज क्या है। एशेज सीरीज जो है ना, सबसे पहली बार 1882 से 1883 के बीच में खेली गई थी ओवल इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इसको मदर ऑफ ऑल द टेस्ट मैचेस बोला जाता है। बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत तगड़ी फॉलोइंग होती है, बहुत अच्छे लेवल का मैच होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो कंट्री पार्टिसिपेट करती है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ये एशेज जो है ये खेला जाता है। इसको एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसकी वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी जो है वो इसको एडमिनिस्टर करती है। फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट का होता है। टूर्नामेंट का फॉर्मेट होता है 5 मैच की टोटल ये सीरीज होती है। अभी तक इसमें सबसे ज्यादा रन जो है वो डोनाल्ड ब्रैडमैन ने बनाए हैं 5028। इसमें रन याद ना हो तो भी चलेगा, नाम पता होना चाहिए आपको। सबसे ज्यादा विकेट जो है वो शेन वॉर्न ने लिए हुए हैं और सबसे सक्सेसफुल टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और इस बार ये एशेज जो है कहाँ पे हुए हैं ये कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए जो दूसरा एडिटोरियल आया था ना, वो आया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड। हुआ क्या था, ये हमने एक दिन न्यूज में डिस्कस किया था कि जो नोबल हमारे प्राइज विनर है मदर टेरेसा जी, उनके बाद जो एक सेटअप किया गया था मिशनरीज ऑफ चैरिटी करके ट्रस्ट फंड, इसको एफसीआरए ने इसका जो लाइसेंस है उसको रिन्यू नहीं किया है फॉरेन फंड को लेने के लिए। उसके बाद काफी बवाल चल रहा था। तो ये सब तो ठीक है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट को कौन से सेक्शन के थ्रू एफसीआरए के अंदर ये पावर मिलती है जिसके थ्रू वो इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। तो सेक्शन 5 ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है ना 2010 का, ये यूनियन गवर्नमेंट को अनचेक्ड अनब्रिडल्ड पावर देता है टू डिक्लेयर ऑर्गेनाइजेशन एज बीइंग वन ऑफ पॉलिटिकल नेचर एंड डिनाई इट एक्सेस टू फंड फ्रॉम सोर्सेज अब्रोड। तो ये चीज हमने देखा, सेक्शन 5 ध्यान रखिएगा एफसीआरए का, जो यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है। अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि एफसीआरए किसके द्वारा इंप्लीमेंट करी जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आफ्सपा एक्सटेंडेड इन नागालैंड। आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो नागालैंड में एक्सटेंड कर दिया गया है। जब अभी ये मून डिस्ट्रिक्ट में घटना घटी थी जिसमें कुछ सिविलियंस की मृत्यु हो गई थी, तो काफी जोरों शोरों से ये डिमांड थी कि नागालैंड के अंदर जो है ना ये आफ्सपा को हटा दिया जाए। और काफी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस चीज को सपोर्ट भी कर रही थी, बट हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड करते हैं, सिचुएशन अभी वहां पे ठीक नहीं है। तो फ्रॉम 30 दिसंबर जो है ये 6 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। इससे पहले जो एक्सटेंशन आया था वो जून 30 में आया था। ठीक है, आफ्सपा के बारे में डिटेल में एक वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले डाली है, 4-5-6 दिन पहले, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, जो कि आफ्सपा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जाम जो आप अगले साल देंगे, फिर चाहे वो क्लैट यूजी का पेपर हो, क्लैट एलएलएम का पेपर हो, डीयू एलएलबी का पेपर हो या एनएलएसएट का पेपर हो, सभी में आफ्सपा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि पोर्शन जो है कवर कर सकता है। इसके अलावा जो एनएलएसएटी का पेपर देंगे उसमें तो डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर में आफ्सपा पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपको मैंने बोला है, वीडियो 3 से 4 दिन पहले डाली है मैंने, आफ्सपा पे पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, उसमें 14-15 मिनट का पूरा आफ्सपा पे डिस्कशन है, बेसिक से लेकर एंड तक आफ्सपा के बारे में सब कुछ हमने वहां पे कवर किया है। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल है ओडिशा रेडियो टैक्स रेस्क्यूड इंडियन पेंगोलिन। तो पहले तो हम जानते हैं इंडियन पेंगोलिन होती क्या है, पेंगोलिन क्या होती है। देखो ये पेंगोलिन आपकी ना कुछ इस तरीके की ये जानवर है और इसकी जो ये ऊपर की सतह होती है ना बहुत सॉलिड होती है। इसके अलावा पेंगोलिन जो है भारत में 2 तरीके की पाई जाती है, इंडियन पेंगोलिन और दूसरी है आपकी चाइनीज पेंगोलिन। ठीक है, भारत में 2 प्रजाति पेंगोलिन की पाई जाती है, इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन जो है वो देखने को मिलती है आपको हाई हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्ट एरियाज में। इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। वहीं चाइनीज पेंगोलिन जो है वो भी हिमालयाज के फुट हिल्स, इसके अलावा ईस्टर्न नेपाल, भूटान, नॉर्थर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, साउदर्न चाइना। पेंगोलिन को थ्रेट क्यों है भारत में, तो देखो इसको रेस्क्यू करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। एक तो इसका ना ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत यूज होता है, प्लस इसका मीट भी लोग बहुत लेवल पे बहुत ही ज्यादा मतलब आप कह सकते हो कि चुपके से खाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग अलग चीजों के लिए कहते हैं, जैसे इसका जो कवर है ये भी बहुत बताया जाता है बहुत सॉलिड होता है, तो इसको यूज करते हैं।
इंडियन एंड चाइनीज पेंगोलिन में छोटा सा अंतर है, जो ये टेल है ना, ये जो शार्प होती है ये इंडियन पेंगोलिन की होती है, चाइनीज पेंगोलिन की जो टेल है ना यहाँ पे ऐसे शार्पनेस नहीं होती है। तो ये चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें देखो ये जानवरों के बारे में ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि IUCN रेड लिस्ट में फला एनिमल जो है ये कौन सी कैटेगरी में है। कैटेगरीज क्या होती है इसमें ये पता चलता है कि भैया जानवर जो है ये किस कैटेगरी में है, मतलब डेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है। तो जो सबसे खतरनाक, ज़्यादा जिस पे लुप्त होने के चांसेस होंगे वो उतनी खतरनाक कैटेगरी में होगा। तो इंडियन पेंगोलिन जो है वो इंडेंजर्ड है, चाइनीज पेंगोलिन है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो स्पीसीज हैं इंडियन एंड चाइनीज पेंगोलिन, शेड्यूल फर्स्ट पार्ट 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू इनको प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आप इनको शिकार करेंगे तो आपको इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे सजा मिलेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, उड़ीसा में रेडियो टैक्स का यूज करके इंडियन पेंगोलिन को रेस्क्यू करके रिहेबिलिट करने की कोशिश करी जा रही थी, वहीं यहाँ पे ये न्यूज में आया था। इसके बाद साहित्य अकेडमी अनाउंसेस अवार्ड इन 20 लैंग्वेजेस। तो 20 लैंग्वेज में इन्होंने अनाउंस कर दिया है अवार्ड, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग यहाँ पे अवार्ड मिले हैं। वो तो आप चलिए पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या है, कब से शुरू किया गया। तो देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ना 1954 में स्टैब्लिश किया है। कब किया गया है? 1954 में, ठीक है। और ये हर साल दिया जाता है। 24 अवार्ड्स यहाँ पे हर साल दिए जाते हैं। कितने? 24, ठीक है। 24 में से 20 इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें से 22 लैंग्वेज तो फिक्स है जिसमें देते हैं, जो हमारा 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो डील करता है लैंग्वेजेस से, वो वाली, प्लस 2 लैंग्वेज जो और हैं उसमें एक है आपकी इंग्लिश और दूसरी है आपकी राजस्थानी। तो यहाँ पे 24 लैंग्वेजेस के अंदर ये अवार्ड जो है वो दिए जा रहे हैं, ठीक है। प्लस इंडिया का ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। अब आप कहोगे सर ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये भारत का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, सेकंड नंबर का आपका साहित्य अकेडमी वाला था, और ये हर साल दिया जाता है। ये 8th शेड्यूल की जो लैंग्वेज है प्लस इंग्लिश, वहां पे क्या था, राजस्थानी भी ऐड थी, यहाँ पे वो चीज ऐड नहीं है। 11 लाख रुपए, एक साइटेशन, ब्रॉन्ज रिप्लिका ऑफ वाग्देवी, वाग्देवी मतलब सरस्वती माता, एंड द गॉडेस ऑफ लर्निंग जिन्हें हम कहते हैं। और इसको देता कौन है, तो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन भारतीय ज्ञानपीठ जो है उसको देती है। 2018 में अमिताभ घोष जो है पहले ऐसे भारतीय बने थे जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने जानी रिगार्डिंग साहित्य अकेडमी। एंड इसके बाद देखते हैं ईरान अनाउंसेस न्यू स्पेस लॉन्च अमिड न्यूक्लियर टॉक्स। ये क्या है, देखो ईरान जो है ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा सा पहले तो ना ईरान न्यूक्लियर डील मैंने बताया हुआ है, लेकिन आज ना मैं आपको ईरान न्यूक्लियर डील्स के पास्ट में ले जाता हूं, फिर बात करेंगे ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, फिर हम बात करेंगे इस इशू के ऊपर। तो देखो 1968 के आसपास की बात है, विश्व की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन साइन कर रहे थे। नॉन प्रोलिफरेशन का बेसिकली मतलब ये है कि किसी चीज को बढ़ाना नहीं। तो उस समय एक लहर दौड़ी थी कि कोई न्यूक्लियर वेपन्स को ना लाए अपने कंट्री में, पीस एंड मेंटेनेंस बना रहेगा। तो उसमें ईरान ने भी इसका पार्टिसिपेट किया, तो ईरान ने भी उसको रेटिफाई कर लिया था 1970 के अंदर यूएस के कहने पे। फिर क्या हुआ, विद टाइम ना ईरान ने धीरे धीरे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूनाइटेड स्टेट से थोड़ी सी असिस्टेंस ली, बट फिर ईरानियन रिवॉल्यूशन होने लगा। ईरान में अपनी इंटरनल मामले खराब हो रहे थे 1963 से 78 के बीच में। तो इनके यहाँ के जो भैया इंटेलिजेंस साइंटिस्ट थे वो बाहर जाने लग गए, दूसरे कंट्रीज में जाके सेटल होने लग गए। 1980s के बाद थोड़ा सा चीज़ें ट्रैक पे आई, तो फिर देखिए बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ ईरान का 1992 में पाकिस्तान से, 1990 में चाइना से, रशिया से 1992 और 1995, और इन लोगों से इनको असिस्टेंस मिली न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की। फिर देखने को मिला 2000 के आसपास जो है ना ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में थोड़ा सा प्रोग्रेस देखने को मिला, और इन्होंने हैवी वाटर प्लांट्स बना लिए, यूरेनियम इनरिचमेंट करने के प्लांट्स बना लिए। यूरेनियम जो है ना बेसिकली यही न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में सबसे बड़ा एक जो है सब्सटेंस है जो यूज होता है, तो वो यही इनरिच करने के लिए उन्होंने प्लांट बनाए। तो जिसके चलते हुए यूएस और अदर यूरोपियन कंट्रीज ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। ईरान को सैंक्शन का बेसिकली मतलब ये है कि भैया ईरान जो है वो अब जो है विश्व के दूसरे कंट्रीज से ट्रेड नहीं कर पाएगा। अब ट्रेड नहीं कर पाएगा तो भैया सब कुछ अपने देश में थोड़ा होता है, किसी भी कंट्री के कुछ तो चीज़ें बाहर से चाहिए होती तभी तो देश चलेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, इंडिया में लोग चाय पीते हो, ठीक है, और हमारे देश में चाय ही ना होती हो, तो हम वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं सॉरी। अब हम अगर चाय हमें कोई देना ही बंद कर देगा तो हमारे देश के लोग पागल नहीं हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलने लगी। तो इसके चलते हुए फिर क्या है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी, सब हुआ। 2014 के अंदर जो है ना एक डील होती है जिसका नाम होता है क्या, ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील 2015 बेसिकली
इसको हम लोग JCPOA भी बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसको हम P5+1 नेशन डील भी बोलते हैं। P5 इज 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, चाइना, रशिया, US, 2 के नाम बता दो यार, चलो ठीक है, UK और एक और फ्रांस। यहाँ पे ये 1 कौन है? जर्मनी, ठीक है। तो ये P5+1 नेशन डील हुई, जिसमें ये हुआ कि ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिच नहीं करेगा और जिसके चलते उसके ऊपर से सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे। तो ऐसा किया गया, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटे, ईरान की इकोनॉमी भी ग्रो करने लगी, चीज़ें बेटर हुई। पर फिर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट बन जाते हैं US के। ये डील जो है ओबामा साहब के समय में हुई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप आते से ही इस डील से US को ले लेते हैं वापस और ये डील को ख़राब कर देते हैं। साथ ही साथ वो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ पे प्रेशर डालते हैं कि भैया आप ईरान पे सैंक्शन लगाओ, ईरान के साथ ट्रेड मत करो। इवन वो इंडिया पे भी प्रेशर डालते हैं कि आप जो है ईरान के साथ व्यापार करना बंद कर दीजिए। भारत जो है ना, जब ये डील चल रही थी तब ईरान से 2nd नंबर पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था। ईरान में तेल तो होते ही हैं, तो वो हम 2nd नंबर पे इनसे इंपोर्ट करते थे। लेकिन आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप के धमकाना, तो हम जो है इनसे लेते तो थे क्रूड ऑयल, लेकिन हमने बहुत कम कर दिया था। तो धीरे धीरे ना ईरान को भी समझ में आ रहा था कि इंडिया हमसे थोड़ा दूर जा रहा है, तो हमारे लिए ईरान ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको इस मैप के थ्रू बताऊंगा। देखो, भारत के बीच में आता है ये पाकिस्तान, और अफगानिस्तान से ना बहुत ट्रेड करते हैं। तो हम पाकिस्तान के थ्रू तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारा इनसे ज़्यादा बातचीत है नहीं, तो एक अल्टरनेट रूट चाहिए था। तो भारत ने जो रूट देखा था वो देखा था छाबार पोर्ट के थ्रू। ये छाबार करके एक पोर्ट है ईरान के अंदर, कि यहाँ भैया हम सामान, यहाँ पे देखिए रेलवे लिंक बिछाई गई है अफगानिस्तान तक, कि यहाँ पे हम रेलवे से चीज़ें पहुँचा देंगे और यहाँ पे छाबार पोर्ट पे चीज़ें ला के यहाँ से यहाँ ले लेंगे, यहाँ से यहाँ भेज देंगे, जिससे कि एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा ट्रेड का, पाकिस्तान से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। इसके चलते हुए भारत ने 2016 में ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया तीनों ने मिलकर एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने का, जिसमें यह हुआ कि भारत की इंडियन रेल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो है IRCON, इन्होंने एक MOU साइन किया ईरानियन रेल मिनिस्ट्री के साथ 1.6 बिलियन USD का, कि हम इतने पैसे देंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे और हम एक यहाँ पे रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। रेलवे लाइन क्यों कंस्ट्रक्ट करेंगे? ये वाली देखिए, तभी तो आप अफगानिस्तान और इधर और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे आप व्यापार कर पाओगे, क्योंकि आप पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी अपनी खत्म करना चाहते हो। तो ये चीज़ हमने देखने को मिली। और रेल लाइन फ्रॉम चाबार पोर्ट टू जहदेन along with border with Afghanistan as an alternate trade route to Afghanistan and Central Asia was also part of it। तो ये हमारे ट्राइलेटरल एग्रीमेंट तीनों के बीच में मेन होके निकल के आया। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया जब आप ईरान के साथ ट्रेड नहीं करोगे, आप US के कहने पे ईरान के साथ उनको नुकसान पहुंचाओगे, उनकी इकोनॉमी खराब करने पे लगोगे, तो क्या वो आपको यहाँ पे छाबार पोर्ट कंस्ट्रक्शन अपना चलाने देंगे, इसको यूज़ करने देंगे? तो यहाँ पे ईरान थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम करना शुरू भी कर दिया है अलग अलग तरीकों से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो भारत को देखनी पड़ रही है। तो दिस इज इट गाइज, ये था हमारा आज का सेशन। आज की न्यूज़ हमने जो इंपॉर्टेंट्स थी वो कवर करी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। और उससे पहले अगर आप CLAT UG, CLAT PG जो LLM होता है, और DULLB, NLSET, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन से जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप से जाके आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं, और कोर्स में आप कोर्स के अलावा मॉक्स भी परचेस कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इसके अलावा जो CLAT PG LLM का कोर्स है ना, ये अभी 4,999 का चल रहा है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इट विल बी 6,999, जो 2022 में देने वाले हैं उनके लिए। तो आप लोग चाहें तो आज एनरोल कर लीजिए, आपके 2,000 रुपये बचेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हैप्पी न्यू ईयर। आज न्यू ईयर आप लोगों का रात से शुरू हो जाएगा, और आप लोग अच्छे से इसको सेलिब्रेट करिए, हंसते रहिए, थोड़ा खेलिए कूदिए, कोविड भी बढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। तो हमने आज रिवीजन में देखते हैं जल्दी से। हमने एशियस सीरीज़ के बारे में देखा। 1882 से 1883 स्टार्ट हुई, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। ICC इसको देखता है, 5 मैच की सीरीज होती है। डोनाल्ड ब्रैडमैन, जो सर डॉन ब्रैडमैन हैं, वो हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। शेन वॉर्न हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। सबसे ज़्यादा विन्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया ने करी है। हमने FCRA वाला मामला देखा। हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है कि किस आर्टिकल के थ्रू जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है, ये पावर मिलती है सरकार को कि वो इस तरीके के फैसले ले सके। तो सेक्शन 5 जो है वो, आर्टिकल टर्म मैंने गलत यूज़ कर दिया, सेक्शन यहाँ पे बोलना चाहिए। आर्टिकल इज ओनली यूज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो इट्स सेक्शन 5 ऑफ FCRA। देन कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है? तो ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आस्पा के बारे में हमने देखा। आस्पा नागालैंड में एक्सटेंड कर दिया गया 6 मंथ के लिए। इस पर खुद 13-14 मिनट का डिस्कशन है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस वीडियो को इसके बाद में उसको ऐड भी कर देता, लेकिन चैनल पर पड़ी है, 4-5 दिन पुरानी ही वो वीडियो होगी। आप आस्पा की वो वीडियो जाके देखिए, उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है आस्पा के बारे में।
फिर क्या है, उड़ीसा रेडियो टैक्स रेस्क्यूड इंडियन पैंगोलिन। हमने इंडियन पैंगोलिन देखा, हमने चाइनीज पैंगोलिन देखा। इंडियन पैंगोलिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में पाई जाती है, साथ साथ इंडिया में पाई जाती है। चाइनीज पैंगोलिन नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश एंड साउदर्न चाइना में पाई जाती है। पैंगोलिन पे थ्रेट है IUCN लिस्ट में। इंडियन पैंगोलिन इंडेंजर्ड है, चाइनीज पैंगोलिन जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर हमने साहित्य अकादमी जो 1954 में अवार्ड स्टार्ट हुआ, इसके बारे में देखा। 24 लैंग्वेज में देते हैं, 8th शेड्यूल प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी। वहीं ज्ञानपीठ अवार्ड 8th शेड्यूल प्लस इंग्लिश ओनली। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये शेड्यूल है वो वाली बात यहाँ पे। 11 लाख का अवार्ड है। रेप्लिका ऑफ वाग्देवी का यहाँ पे दिया जाता है। अमिताभ घोष पहले ऐसे बंदे थे जिनको इंग्लिश में ये मिला था। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है भारत का। ईरान ने न्यू स्पेस लॉन्च अमीन न्यूक्लियर टॉक्सिक कर क्या रहा है ईरान, देखो समय समय पे बवाल कर रहा है, जिससे कि वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, इन सब पे जो है प्रेशर पड़े और वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटाए। तो ये उनकी कोशिश है जो वो करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके बाद क्यों है, तो हमने देखा कि पहले तो इन्होंने NPT साइन करी थी, फिर समय अलग अलग कंट्रीज ने इनकी मदद करी। 2000 में इन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया, उसके बाद कंट्रीज ने इन पे और सैंक्शन लगा दिए। फिर हमने देखा JCPOA के बारे में एग्रीमेंट हुआ, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया। फिर हमने देखा कि भारत को क्या दिक्कत है, भारत को भैया ये छाबार पोर्ट पे जरूरत है, ईरान के साथ पंगे लेंगे तो ईरान फिर हमें क्यों यूज़ करने देगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। एक आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, आज हमने एक आर्टिकल देखा है ना नागालैंड वाला, आप लोग आज पढ़ेंगे इनर लाइन परमिट के बारे में खुद से। कल मैं इसको आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। व्हाट इज इनर लाइन परमिट और भारत के कितने स्टेट्स में इनर लाइन परमिट का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कल आपको हम डिस्कशन करेंगे, अगर समय लगे तो आज आप इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू स्टिल वांट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम एंड इफ यू वांट वन स्टॉप सॉल्यूशन, देन क्लैट पॉइंट इज योर ओनली ऑप्शन। आई वुड से तो क्लैट UG, क्लैट PG, DU LLB, एनालिस्ट के मॉक्स कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, विजिट करिए। प्लस मॉक्स जो हैं वो ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, डेस्कटॉप ऐप दोनों के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दिस इज इट गाइज, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। ध्यान रखिए, कोविड भी बढ़ रहा है तो थोड़ा घूमने फिरने जाइए तो मास्क वास्क लगा के जाइए एंड टेक केयर, ठीक है। थैंक